हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, माय नेम इज शाहनवाज अहमद और आज हम लोग अपने थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर सीरीज़ का सेकंड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसको पढ़ने के पीछे मोटिव क्या है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है और सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी क्या कर रखी हैं, देख रखी हैं। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे चलेंगे और आज हम लोग सबसे पहले ये बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने का अप्रोच क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने का दो अप्रोच है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हम लोग अप्रोच ऑफ ए स्टडी पढ़ रहे हैं या फिर मेथड ऑफ स्टडी। तो इसमें दो अप्रोच है। पहला अप्रोच है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ स्टडी, जिसको आप एक और नाम से जानते हैं और वो नाम है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और दूसरा अप्रोच है वो है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो पहले हम लोग माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की स्टडी करते हैं। देखिए ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में यही देख लो, ये क्या लिखा है, माइक्रो। माइक्रो का मतलब ही है कि आपको किस लेवल की बात करनी है, आपको इसमें मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करनी है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है कि इस अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल पर कंसंट्रेशन करेंगे और उसी पर फोकस करके हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, और अपना रिजल्ट निकालेंगे। तो जो भी रिजल्ट आएगा, अगर हम इंडिविजुअल पार्टिकल को सेपरेटली स्टडी कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कैसा होगा, वो 100% एक्यूरेट होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसीलिए इस अप्रोच को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, बेसिकली माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम लोग रिसर्च में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जनरली ये अप्रोच जो है ना वो रिसर्च टाइप का है, एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड है कि आपको पार्टिकल बाय पार्टिकल को क्या करना है, स्टडी करना है। दैट इज इन दिस अप्रोच we will focus on the individual particle and we studied that particle separately। ठीक है, तो हम लोग एक एक पार्टिकल को लेंगे, उस इंडिविजुअल पार्टिकल को लेकर के स्टडी करते जाएंगे, रिजल्ट निकालते जाएंगे। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो 100% क्या होगा, एक्यूरेट होगा एंड टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, इसीलिए इस अप्रोच को यूज कहाँ किया जाता है, तो आप कह सकते हो कि सर यूजफुल इन रिसर्च। ठीक है, और अगर कोई पूछे कि चलिए ठीक है आप इस अप्रोच को यूज करना चाहते हैं तो कहाँ करेंगे, तो देखो चूंकि किसी भी सिस्टम को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें इनफाइनाइट पार्टिकल होगा नॉर्मली। ठीक है, तो उन सबको स्टडी करना हम लोग के लिए पॉसिबल है नहीं। लेकिन हमने क्या किया, जिस सिस्टम को लिया उस सिस्टम में बहुत ही हाईली वैक्यूम क्रिएट कर दिया। जब बहुत ज़्यादा वैक्यूम करेंगे तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद जो होगा उसके अंदर वो क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो इट इज यूजफुल एट वेरी वेरी लो डेंसिटी, बहुत लो डेंसिटी का फ्लूइड है। ठीक है, और वेरी वेरी हाई वैक्यूम में, या फिर आप ये कहो कि हायर एल्टीट्यूड्स पर, दैट इज की रेयर फील्ड में। ठीक है, तो बेसिकली ये तब हम लोग यूज करते हैं जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम हो, और वो सब कब, उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब या तो लो डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा हाई वैक्यूम है, या आप हायर एल्टीट्यूड्स पे जा रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या समझ में आया कि ये अप्रोच यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, और ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपको दो अप्रोच पढ़ाया था, एक पढ़ाया था लैग्रैंजियन अप्रोच, दूसरा पढ़ाया था यूलर अप्रोच। तो ये अप्रोच बिल्कुल किसकी तरह है, लैग्रैंजियन अप्रोच की तरह है। और दूसरा अप्रोच जो है उसको कहा जाता है मैक्रोस्कोपिक
मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, और इसी अप्रोच का दूसरा नाम है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इस अप्रोच में हम लोग क्या करते थे, इंडिविजुअल पार्टिकल कंसंट्रेशन होता था। ठीक है, यानी हम लोगों का इंडिविजुअल पार्टिकल पर कंसंट्रेशन होता था। लेकिन अगर हम मैक्रोस्कोपिक की बात करें तो हम लोग इंडिविजुअल पर फोकस ना करके हम लोग क्या स्टडी करेंगे, एवरेज बिहेवियर ऑफ द सिस्टम को स्टडी करते हैं इन दिस अप्रोच। तो मेरा जो बिहेवियर देखना है वो कैसा, तो एवरेज देखना है, तो रिजल्ट भी जो आएगा वो रिजल्ट कैसा होगा, अप्रॉक्स होगा, एवरेज रिजल्ट होगा या फिर एवरेज रिजल्ट होगा। ठीक है, लेकिन हाँ वेरी वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच होगा, टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच। तो ये अप्रोच जो है हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम लेंगे और उसमें जितने भी पार्टिकल हैं सबका एवरेज बिहेवियर जो होगा उसी को मान लेंगे। ठीक है, हम लोगों को इंडिविजुअल पार्टिकल से कोई मतलब नहीं होगी। ये अप्रोच जल्दी हो जाएगा, टाइम बचाएगा, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो भी एवरेज होगा। और इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ से क्या समझ में आया कि हम लोगों को स्टडी करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स दो अप्रोच है, एक है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, दूसरा है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। जनरली जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कौन सा अप्रोच यूज कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ही यूज कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये मेरा दो अप्रोच है, यहां तक हम लोगों को समझ में आया। तो अभी देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सिस्टम, फिर पढ़ा सराउंडिंग, एंड सिस्टम सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा था वो क्या था, बाउंड्री। टाइप्स ऑफ सिस्टम देखा, टाइप्स ऑफ बाउंड्री देखा हम लोगों ने। ठीक है, फिर हमने देखा कि हम लोगों को इसको पढ़ने का कितना अप्रोच होगा, तो दो अप्रोच होगा, एक होगा माइक्रोस्कोपिक, एक होगा मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टर्म, क्योंकि देखो अभी हम आपको सिर्फ वो सारे टर्म्स बता दे रहे हैं जो पूरे थर्मोडायनेमिक्स में जगह जगह यूज होंगे। ठीक है, दैट इज कि कहीं ना कहीं कोई भी लैंग्वेज सीखना है, कोई भी सब्जेक्ट सीखना है तो उसके कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, या ये कहो कि उनके वो अल्फाबेट्स होते हैं, तो उनका मतलब आपको आना चाहिए। तो अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तो अभी हम आपको जितने भी टर्म्स सिखा रहे हैं उन सब का मतलब रटा हुआ नहीं होना चाहिए, समझ आना चाहिए कि अच्छा ये मतलब है। ठीक है, रट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट टर्म की, वो है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि ये क्या चीज है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या चीज है और कब कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। देखो ध्यान से समझो, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहाँ है, तो इसमें तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज, अगर कोई सिस्टम है और वो सिस्टम किसमें होना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम में। देखो थर्मल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज डिफरेंट। थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, दैट इज कि सिस्टम में थ्रू आउट द सिस्टम हर जगह टेम्परेचर क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो सिस्टम किसमें होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। दूसरी चीज, उस सिस्टम में क्या होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस या प्रेशर भी इसको कह सकते हो। दैट इज की इक्वालिटी ऑफ फोर्स और प्रेशर। दैट इज की उस सिस्टम में हर जगह जो है, यानी कि ये कहो कि फोर्सेस अंदर जो होने चाहिए वो बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, तीसरा नंबर है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। दैट इज कि थ्रू आउट द सिस्टम केमिकल पोटेंशियल सेम होना चाहिए, या फिर
सिंपल भाषा में कहा जाए तो क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, किसी के साथ कोई भी रिएक्शन ना करे, ठीक है, यानी ऐसा गैस हो जो इनर्ट हो जाए। तो अगर कोई सिस्टम हो और उस सिस्टम के पास थर्मल इक्विलिब्रियम भी है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी है और केमिकल इक्विलिब्रियम भी है, और ये तीनों का तीनों क्या होना चाहिए, साइमल्टेनियसली होना चाहिए, एक साथ। अगर ऐसा है तब हम कहेंगे कि हाँ मेरा सिस्टम किसमें है, तो सर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो आपको इसका क्या मतलब समझ में आया कि एनी सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम as well as chemical equilibrium simultaneously, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम अगर आपसे कहा जा रहा है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, इट मींस दैट उसके पास ये तीनों चीजें होनी चाहिए, तब आप कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो देखो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इन तीनों का होना जरूरी है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है टेम्परेचर का सेम होना जरूरी है, केवल टेम्परेचर की इक्वालिटी का होना जरूरी है। तो आपको नेक्स्ट टर्म समझ में आया कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब कहीं पर भी आपसे कोई कहे कि कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, इट मींस दैट कि उसके पास थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और साथ ही साथ कौन सा इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम है। दैट इज कि उस सिस्टम के अंदर जो गैस है वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, उसके अंदर सारे फोर्सेज और प्रेशर बैलेंस है, और उसके अंदर थ्रू आउट द सिस्टम आपको क्या है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म था आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब हम लोग इसके बाद फिर से आ जाते हैं सिस्टम के ऊपर बात करने के लिए। तो देखिए हमने क्या सीखा, हमने सीखा सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, कितने टाइप का होता है, ये सारी चीजें, और हमेशा पहले ही सीख जाओ। मैंने आपको सिस्टम केवल 3 टाइप के पढ़ाए हैं, क्लोज, ओपन एंड आइसोलेटेड। आज तक थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो क्या उससे फालतू भी कोई सिस्टम होगा? अरे सिस्टम या तो क्लोज होगा या ओपन होगा या आइसोलेटेड होगा। इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स में जब हम बेसिक थर्मो पढ़ाएंगे तो आपको सबसे पहले हम सिखाएंगे कौन सा सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम को, ठीक है। और देखो क्लोज्ड सिस्टम को अगर हम परफेक्टली इंसुलेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। इसीलिए पहले क्लोज पढ़ाएंगे और उसी के साथ साथ आइसोलेटेड भी बताते चलेंगे, और जब वो हो जाएगा तब हम लोग किसकी बात करेंगे, तब हम लोग बात करेंगे ओपन सिस्टम की, ठीक है। तो यही 3 सिस्टम है, इसी 3 सिस्टम को पढ़ना है। इसीलिए देखो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि सिस्टम कैसा है, लिख करके थोड़ी ना देगा कि क्लोज सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। अरे आपको समझना पड़ेगा, सिस्टम में कुछ क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीज गिवन होगा जो आपको हिंट दे देगा कि सिस्टम कैसा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम क्या था, सिस्टम के टाइप देख चुके थे। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज याद रखना है कि हम लोग कहेंगे एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द system is called property of the system, property of the system। कोई भी सिस्टम हो, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड, उसकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक उठा लो और वो कैरेक्टरिस्टिक उस सिस्टम की क्या बताएगा, प्रॉपर्टी को बताएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चा है, आप दोनों दोस्त हैं, और पहले दोस्त से हम पूछेंगे बताओ तुम्हारे दोस्त की क्या खूबी है, क्या प्रॉपर्टी है, तो तुम उसका क्या बताना शुरू करते हो, उसके कैरेक्टर को बताना शुरू करते, सर बहुत बदमाश है, ठीक है, ये करता है वो करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तुम उसके कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर रहे हो, बता रहे हो, और वही उसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। तो ठीक उसी तरीके से जैसे बोर्ड है, मैंने कह दिया बोर्ड की कैरेक्टरिस्टिक बताओ, आप कहोगे सर बोर्ड व्हाइट है, रेक्टेंगुलर शेप का है, सनमाइका है, दिस एंड दैट, ठीक है। तो बेसिकली
कोई भी कैरेक्टरिस्टिक अगर हम ले लें सिस्टम की तो वो मेरे सिस्टम की क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी होगी। और चूंकि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं तो हम थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में इसमें बात करेंगे। तो जैसे हमने कोई सिस्टम बताया तो आपसे पूछेंगे बताइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आप कहिएगा सर उस सिस्टम का जो गैस भरा है उसका टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, उस सिस्टम का कंटेनर का वॉल्यूम ये है। तो प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, मास, these all are the characteristic of the system and that characteristic is called properties of the system। ठीक है, तो यहीं से समझ में आया कि प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम क्या होता है। और अगर हम बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, फर्स्ट वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसी को एक और नाम से जानते हैं एक्सट्रिंसिक भी कहा जाता है। सेमीकंडक्टर पढ़ा था ना, उसमें इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक होता है, उसी तरीके से इसको एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, अब एक्सटेंसिव का क्या मतलब है, प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड्स ऑन द mass and size of the system, ठीक है, is called एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास पर या सिस्टम के साइज पर डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, सपोज दैट यही है। ठीक है, अभी इसका मास कुछ है, वॉल्यूम कुछ है, इसका टेम्परेचर कुछ होगा, प्रेशर कुछ होगा, डेंसिटी कुछ होगी। हमने क्या किया, इसी में से थोड़ा पानी निकाल लिया। जब पानी निकाल लिया तो इसके अंदर जो पानी बचा उसका मास बदल गया, वॉल्यूम बदल गया, लेकिन टेम्परेचर वही रहेगा। इसी में से पानी गिलास में निकाल लेंगे तो क्या गिलास का टेम्परेचर पानी का बदल जाएगा? टेम्परेचर नहीं बदला। मतलब क्या समझ में आया कि सर टेम्परेचर मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से प्रेशर भी मास पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि प्रेशर का डिफिनेशन क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब क्या हो गया कि आप जो फोर्स लेंगे वो हर बार यूनिट एरिया पर लेंगे, और चूंकि फ्लूइड नहीं बदला है मैंने, तो फ्लूइड के द्वारा उस यूनिट एरिया पे लगाया गया फोर्स भी नहीं बदलेगा। अब कई लोग कहते हैं सर प्रेशर नहीं बदलेगा, इतना कर देंगे तो यहाँ प्रेशर पहले से कम हो जाएगा। अरे भाई तुम टोटल प्रेशर देख रहे हो, ठीक है, टोटल प्रेशर की बात नहीं की जा रही है। यूनिट एरिया पर अगर बात करोगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हो गया मास, वॉल्यूम, एनर्जी। अब एनर्जी कैसे हुआ, मान लीजिए एक सिस्टम है, उस कंटेनर के अंदर मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस थे, अवेलेबल थे। 10 मॉलिक्यूल चला गया तो 10 मॉलिक्यूल अपने साथ अपनी क्या ले जाएगा, इंटरनल एनर्जी। तो इसलिए सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इसीलिए एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, और क्यों है प्रॉपर्टी, जब फर्स्ट लॉ पढ़ाएंगे तो प्रूव भी कर देंगे। ठीक है, एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, और वो कैसी प्रॉपर्टी है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर? और इसमें लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एंट्रोपी, और लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं एंथैल्पी। ठीक है, और अगर लिखना चाहें तो देखिए
कोई पूछ ले, मान लीजिए सपोज दैट, कोई ज़रूरी नहीं कि थर्मो में ही पूछा जाए, एक मैग्नेटिज्म कैसी प्रॉपर्टी है। तो देखिए एक बड़ा मैग्नेट है, उस बड़े मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ज़्यादा होती है, अगर उसी मैग्नेट को आधा कर दे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी क्या पता चला, मैग्नेटिज्म भी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दीज आर द एग्जाम्पल, आप देख लीजिएगा ऐसे ही। सेकंड वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को दूसरा नाम है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं, दैट इज कि द प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड्स ऑन द properties which are depends on the mass and size of the system, ठीक है, इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा ये बताइए डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको यूनिट वॉल्यूम में तो मास हमेशा फिक्स ही रहेगा, यानी कि डैट इज की इसमें से अगर हम थोड़ा पानी निकाल लें तो दोनों जगह पानी का डेंसिटी सेम ही रहेगा ना, बदल थोड़ी ना जाएगा, जितना पहले था उतना बाद में होगा। इसलिए डेंसिटी, इसलिए फ्लूइड पढ़ा है तो विस्कोसिटी, एक लीटर पानी हो या 100 ml पानी हो, अगर सेम टेम्परेचर पर है तो दोनों जगह विस्कोसिटी क्या होगी, सेम होगी। डैट इज की विस्कोसिटी साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कितना भी होगा सेम, अगर टेम्परेचर सेम है तो। ठीक उसी तरीके से डेंसिटी भी वही चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है, ETC। तो ये आपको किसका एग्जाम्पल हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में और भी चीज़ें हैं, जैसे अक्सर पूछ लेता है ESE में, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम वायर का साइज या वायर का मास कम या ज़्यादा करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा, ज़्यादा और कम होगा। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम या ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस में आएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर टू टाइप्स, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इनका डेफिनेशन क्या है वो हमने देखा, इनके एग्जाम्पल क्या है हमने देखा। अब यहाँ पर हम आपको प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बता रहे हैं, और इसको हमेशा याद रखिएगा, कभी नहीं भूलना है, ठीक है। इसको पहले हम समझाएंगे और उसके बाद लिखेंगे कि प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग ये पॉइंट्स आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। देखिए सपोज दैट, इसके लिए हम आपको एक छोटा सा डायग्राम बना करके सिखाते हैं कि देखो क्या चीज है। देखिए सपोज दैट, ठीक है, एक पॉइंट ए है, ठीक है, और ये एक पॉइंट बी है, कोई जगह है छोटा सा, ये पॉइंट बी है। सपोज दैट ए पॉइंट पर मैंने 5 बंदों को बुलाया और पांचों को कहा कि आपको इस बी पॉइंट जो है ना, इस बी पॉइंट का पर्टिकुलर जा करके आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी बताना है। लेकिन सब ने क्या किया, जाने का अलग अलग रास्ता यूज कर लिया। पहला बंदा जो था वो ऐसे ऐसे घूमते घूमते गया और बी पर पहुंचा। पहले वाले ने जो रास्ता लिया है वो है ए, ठीक है, बी पर गया है और बी की प्रॉपर्टी को मेजर कर रहा है। दूसरा बंदा जो है उसने एक दूसरा रास्ता इस्तेमाल किया और ये रास्ता बी है, और ये भी बी पर जाके इस पर जाकर ही इसकी क्या कर रहा है, ऐसा करते हैं, इसको 1 कह देते हैं और इसको 2 कह देते हैं। यहाँ पर जाकर के उसकी प्रॉपर्टी नाप रहा है। तीसरा बंदा जो है थोड़ा घुमक्कर टाइप का है, पहले तक इधर उधर घूमते 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 जा रहा है सी रास्ते से, और इसकी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। एंड फाइनली जो था डी वाला वो सीधा आया
और इसका प्रॉपर्टी मेजर करने लग गया। तो 4 लोग हैं और चारों लोग इस पॉइंट 2 की प्रॉपर्टी को मेजर करने आए हैं। चारों ने देखो रास्ता क्या किया है, अलग अलग इस्तेमाल किया है, लेकिन वो पहुंचे कहां पर हैं, तो इसी बी पर पहुंचे हैं। और बी पर पहुंच के सब ने प्रॉपर्टी मेजर किया, यानी सब ने इसकी प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, मास सब मेजर किया। अरे सब किसी भी रास्ते से आए, लेकिन सबके लिए पॉइंट फिक्स था कि इसी पॉइंट की प्रॉपर्टी निकालनी है। तो चारों ने अपने अपने तरीके से मेजर किया और चारों का जो रिजल्ट आया वो चारों का रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम। कैसे आया है उससे क्या फर्क पड़ता है, कहां आया और कहां की प्रॉपर्टी नापी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने फिक्स कर दिया, मैंने यही बोतल ले लिया और 5 बच्चे को बुलाए, कहें कि सुनो बारी बारी से आके इसकी प्रॉपर्टी बताओ, सबने इसका प्रेशर निकाला, टेम्परेचर निकाला, डेंसिटी निकाला, विस्कोसिटी निकाला, मास निकाला, सब निकाला बारी बारी से, तो क्या पांचों का रिजल्ट अलग आ जाएगा अगर इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो? ये एक ही जगह पर है, इसमें कोई चीज़ ना बाहर से मिला रहे ना सारी चीज़ें, तो आपको सब क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि प्रॉपर्टी जो है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या था। ठीक है, तो पहला चीज, और ये नोट में एकदम याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या पता चला, यहीं से पता चला कि प्रॉपर्टी इज अ पॉइंट फंक्शन। प्रॉपर्टी जो है वो कैसा फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है या पॉइंट डिपेंडेंट है या स्टेट फंक्शन है। यानी कि अगर स्टेट सेम है तो प्रॉपर्टी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट इज अ पॉइंट 1 स्टेट से पॉइंट 2 पर गए हो, अगर स्टेट नहीं बदल रहा है तो वहां की प्रॉपर्टी भी नहीं बदलेगी। दैट इज पॉइंट नहीं बदल रहा है तो वहां की प्रॉपर्टी भी नहीं बदलेगी। दैट्स वाई हमेशा याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी इज ऑलवेज अ पॉइंट फंक्शन। ठीक है, और जब ये पॉइंट फंक्शन है तो हमको रास्ते से तो कोई मतलब नहीं है, सीधे 1 पर देखा और 2 पर देखा, बीच में कैसे गया है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी होगी वो हमेशा एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगी। दैट इज, इट इज डिनोटेड बाय dp, dt, dv, dm। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जब भी हम प्रॉपर्टी दैट इज की पॉइंट 1 और 2 के बीच का डिफरेंस लिखेंगे तो हम सीधे डीपी लिख देंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं कौन सा रास्ते से गया है। हाँ, 1 पे था 2 पर पहुंचा है बस। अगर मैंने कहा यहाँ का तुम प्रॉपर्टी निकालो तो हम ही थोड़ी कहेंगे तुम कैसे आए थे, तुम कैसे आए थे, तुम कैसे आए थे। यार कैसे भी आओ, तुमने एक ही चीज का निकाला है तो सेम मिलेगा। तो इसीलिए प्रॉपर्टी इज अ पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन, एंड प्रॉपर्टी जब पॉइंट फंक्शन है तो हमेशा कैसा होगा, प्रॉपर्टी जितनी भी होंगी वो सब एग्जैक्ट डिफरेंशियल होंगी। इसी वजह से किसी भी थर्मोडायनेमिक्स का बुक उठा के देख लो, प्रॉपर्टीज को हमेशा डी, प्रॉपर्टीज का जो चेंज होता है उसको हमेशा डी डिफरेंशियल से डिनोट करते हैं। लेकिन वही थर्मोडायनेमिक्स बुक देखना, वर्क का इंटरेक्शन या वर्क का चेंज होगा तो डी नहीं लिखेगा बुक में, क्या लिखेगा, डेल डब्ल्यू। हीट लिखना होगा तो डेल क्यू लिखेगा। कभी किसी से ये सवाल क्यों नहीं किया कि सर कभी डी टी लिखते हैं, डीपी लिखते हैं, डीवी लिखते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी उठा लो, डी एस, डी एच, ठीक है, डीई, एनर्जी भी लिखना होगा तो डीई, ये सब डी से डिनोट करते हैं। लेकिन जब वर्क लिखना होता है तो सर डी नहीं लिखा जाता है, डेल लिखा जाता है। हीट लिखना होता है तो डी नहीं लिखा जाता है, डेल लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, और डेल सिंबल जो है वो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल का सिंबल है, दैट इज कि ये पाथ डिपेंडेंट का सिंबल है। ठीक है, तो खैर दूसरा पॉइंट ये समझ में आया। तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा कि रेशियो बिटवीन टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर
ऑलवेज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, किसी भी दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा क्या आता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आता है। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम भी क्या है, साइज ऑफ द कंटेनर या मास ऑफ द कंटेनर पर डिपेंड करता है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और उल्टा लिख दिया क्या मैंने, द रेशियो बिटवीन टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यहां उल्टा लिख दिया है। टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इन दोनों का जो रेशियो है वो है डेंसिटी। एंड डेंसिटी को याद होगा आपको, मैंने किस में रखा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में रखा है। और याद क्या करना, आप खुद सोचो ना, ये साइज पर या मास पर थोड़ी ना डिपेंड करेगा। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या पता चला कि प्रॉपर्टी पॉइंट फंक्शन है, बहुत जरूरी। दूसरा पॉइंट क्या पता चला, ये पॉइंट फंक्शन है, इसीलिए हम उसको हमेशा, उसके चेंज को हमेशा, प्रॉपर्टी के चेंज को हमेशा डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसीलिए पूरे थर्मोडायनेमिक्स में कहीं पर भी प्रॉपर्टी का चेंज होगा तो उसको हम डी चेंज करके लिखेंगे, डीपी, डीटी, डीवी, डीएस, डीएच ऐसे करके। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर मैंने डी करके नहीं लिखा है तो वहीं पे समझ जाना कि प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए मैथमेटिकल फॉर्म समझो। ठीक है, रेशियो बिटवीन टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड लास्ट पॉइंट क्या याद रखेंगे कि प्रॉपर्टीज आर independent of past history, that is, suppose that मैंने कहा इसकी प्रॉपर्टी निकालो, तुम लोगों ने निकाल दिया, फिर हम कहे 4 दिन पहले क्या था, तुम कहोगे पता नहीं सर 4 दिन पहले क्या था। इस वक्त इसकी प्रॉपर्टी ये है, ये हम बता सकते हैं, पहले क्या था इसका कोई इंडिकेशन नहीं ले सकते, कौन जाने क्या था। इसीलिए प्रॉपर्टी जो होता है वो कभी भी पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या चीज है, प्रॉपर्टी कैसी फंक्शन है, प्रॉपर्टी किससे डिनोट होगा चेंज, और प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। और ये 5 पॉइंट जो हमने लिखा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 4 पॉइंट जो लिखा है हमने प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक पॉइंट और लिख लो, बेसिकली वो देखा जाए तो यही पॉइंट है, लेकिन फिर भी सुन लो। ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि देखिए एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब ही है कि पर यूनिट मास। अगर हमने कहा स्पेसिफिक एनर्जी तो आप कहोगे सर एनर्जी पर यूनिट मास है। स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मास है। ठीक है, स्पेसिफिक एंथैल्पी, एंथैल्पी पर यूनिट मास है। तो यानी कि पर यूनिट मास अगर हम करेंगे और जनरली स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा कैसी प्रॉपर्टी मिलेंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लिख सकते हो स्पेसिफिक एंट्रोपी, ठीक है, स्पेसिफिक एंथैल्पी। और हमेशा याद रखो ऑप्शन में देखना स्पेसिफिक लिखा हुआ है तो डैम श्योर हो जाओ कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, एक्सटेंसिव सोचना ही नहीं है। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एनर्जी, एडीसी। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया कि कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अगर हुई तो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमेशा और हमेशा कैसी होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही कहलाएगी। तो अभी आपको क्या समझ में आया यहाँ पर, अभी आपको ये समझ में आ चुका है कि अप्रोच क्या होगा। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सिस्टम जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रॉपर्टी कहलाता है। और उसी प्रॉपर्टी को अगर हम लोग देखें तो 2 टाइप्स के होंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के फर्दर हमने 5 पॉइंट देखा इसके रिगार्डिंग जो बहुत ज़रूरी है, उसको आप हमेशा याद रखेंगे। प्रॉपर्टी हमेशा कैसा फंक्शन होगा? पॉइंट फंक्शन होगा। प्रॉपर्टी हमेशा कैसे डिनोट किया जाएगा? तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल के सिंबल से डिनोट किया जाएगा, कभी भी इनएग्जैक्ट सिंबल नहीं यूज होगा, ठीक है। दैट इज के डेल का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या समझ में आया? जब प्रॉपर्टी पॉइंट फंक्शन है तो ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो चाहो तो ये भी एक पॉइंट लिख दो कि प्रॉपर्टीज आर पाथ इंडिपेंडेंट। प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो रास्ते, यानी किस रास्ते से तुम उस स्टेट पर पहुंचे हो, किस तरीके से तुम स्टेट पर पहुंचे हो, इससे डिपेंड, इस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। केवल उस पॉइंट पर डिपेंड करेगा कि उस पॉइंट क्या है। अगर वो पॉइंट एग्जैक्ट है तो आप उसका बता सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, और वो है प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। बहुत सिंपल कि प्रोसेस क्या चीज है। तो देखो हमने क्या सीखा, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम क्या है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोसेस क्या चीज है, ठीक है। तो हम एक ही लाइन लिखेंगे इसमें कि चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस, ठीक है। आपने अगर अपना स्टेट चेंज कर लिया, या ये समझो कि चेंज इन पॉइंट, स्टेट कहो या पॉइंट कहो, सपोज दैट, इसका मतलब ये है कि आपने सपोज दैट ऐसे कर लिया, ये P, ये V, प्रेशर एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस। और याद रखिए इन जनरल थर्मोडायनेमिक्स में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, इस पर हम लोग हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, और वर्टिकल एक्सिस जो होता है इस पर हम लोग जनरली इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ही दिखाते हैं। इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स के जितने ग्राफ देख लो, TS डायग्राम, ठीक है, HS डायग्राम या PV डायग्राम, तो इन जनरल आपको, या फिर TV डायग्राम, इन जनरल हमेशा आपको वर्टिकल एक्सिस पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी को रखा जाता है एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को रखा जाता है। बस एक तरीका है, कोई ज़रूरी नहीं कि रख नहीं सकते, लेकिन एक मेथड बना के रखा गया है कि हमेशा हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रखेंगे और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग कहाँ रखेंगे? वर्टिकल एक्सिस पर रखेंगे। तो अभी मैंने क्या बोला? चेंज इन स्टेट। सपोज दैट आप पॉइंट 1 पर थे, तो पॉइंट 1 पर देखिए आपका कुछ प्रेशर था, कुछ वॉल्यूम था, और इसी पॉइंट पर कुछ टेम्परेचर रहा होगा, T1, V1, P1, कुछ मास रहा होगा, कुछ डेंसिटी रहा होगा। आपने कुछ ऐसा किया कि आप इस 1 से कहाँ चले आए? पॉइंट 2 पर चले आए। तो देखिए 1 से 2 पर चले आए तो पॉइंट बदल गया ना, या स्टेट बदल गया ना। स्टेट बदला है, इस बात की दलील कौन है? स्टेट बदला है, इस बात की दलील है कि प्रेशर P1 से बदल के P2 हो गया, वॉल्यूम V1 से बदल के V2 हो गया, टेम्परेचर T1 से बदल के T2 हो गया होगा, मास अगर क्लोज है कंटेनर है तो वही रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या समझ में आया कि चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। इसीलिए हम लोग कैसे लिखते हैं? 1 2, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, प्रोसेस 1 2 के बाद की बात कर रहे हैं। हम लोग साइकिल पढ़ते तो बोलते हैं ना, इन प्रोसेस 1 2 2 3 3 4 4 1। मतलब क्या समझ में आया? मतलब यह है कि प्रोसेस को लिखने का तरीका क्या है? इनिशियल स्टेट एंड लास्ट में फाइनल स्टेट। कभी भी आप अगर 1 से 2 पर जा रहे हो तो एरो भी 1 से 2 की तरफ पड़ेगा, और उसको लिखोगे भी पहले 1 फिर 2। अगर 2 1 लिख दोगे इसका मतलब 2.7 पर आ रहा है। तो चेंज इन स्टेट या चेंज इन पॉइंट जो होता है वही क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। और इस 1 से 2 पर पहुंचने के दौरान देखो आपने बीच में इनफाइनाइट पॉइंट को क्रॉस किया है। 1 से 2 पर पहुंचने के लिए हम लोग देखो तो इनफाइनाइट पॉइंट से होकर के गुजर रहे हैं, ठीक है।
और उन सारे पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो एक पाथ बनेगा एंड दैट पाथ इज नोन एज प्रोसेस पाथ। दैट इज कि 1 से 2 इज अ प्रोसेस, लेकिन अगर कोई पूछे कि रास्ता क्या था तो आप कहेंगे कि सर प्रोसेस पाथ जो है वो ए है। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सिस्टम गोज थ्रू द इनफाइनाइट पॉइंट, और वो सारे पॉइंट को अगर मिलाया जाए तो क्या बनता है, प्रोसेस पाथ बनता है। ठीक है, यानी इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट तक पहुंचने के दौरान सिस्टम जो इनफाइनाइट स्टेट से, इनफाइनाइट पॉइंट से होके गुजरता है, अगर उनको जोड़ा जाए तो एक रास्ता बनेगा, और वो रास्ता क्या कहलाएगा, वो रास्ता कहलाएगा प्रोसेस पाथ। तो ए इज द प्रोसेस पाथ, लेकिन प्रोसेस इज 1 से 2, क्योंकि 1 से 2 पर जाने का हो सकता है कि और भी कोई रास्ता रहा हो, ऐसे चल जाता, एक दूसरा रास्ता मान लो रहता तो ए एक रास्ता है, हो सकता है बी भी कोई रास्ता होता, हो सकता है कोई और रास्ता होता। अब ये रास्ता क्या है, ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है। सपोज दैट, इसको आप थर्मो के टर्म्स में समझो। मैंने कंटेनर में पानी लिया, ठीक है, और उस कंटेनर में जो पानी है वो कंटेनर हमने क्या किया, सपोज दैट क्लोज्ड कर दिया है, ढक्कन उक्कन एकदम लगा के पैक कर दिया, ठीक है। फिर गैस पे चढ़ा दिया और हमने कहा कि देखो जब 50 डिग्री पर पहुंच जाए तो बता देना, और थर्मामीटर एक फिट किए हुए हैं जिसमें रीडिंग दिखा रहा है, ठीक है। जैसे 50 पर पहुंचा हम कहेंगे हाँ सर आपका फाइनल स्टेट पहुंच गया। तो हमने क्या किया, हमने 20 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को 50 डिग्री सेल्सियस वाले पानी पर पहुंचा दिया, ठीक है। हमने टेम्परेचर चेंज किया, कोई भी प्रॉपर्टी बदली तो समझ जाओ कि स्टेट बदल गया है, ठीक है। दैट इज कि उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस हुआ है, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि आप 20 डिग्री वाला स्टेट 1 था, 50 डिग्री वाला स्टेट 2 था, पॉइंट 1 से 2 पर तुम पहुंच गए, तो सर प्रोसेस तो हुआ है। और इस 1 से 2 पर आप किस तरीके से पहुंचे हो वो क्या कहलाएगा, प्रोसेस पाथ। तो आप किस तरीके से पहुंचे, तो आप कहोगे सर हमने कंटेनर को क्लोज्ड रखा था, ठीक है। इसका मतलब मेरा जो प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस में प्रेशर बदला होगा, टेम्परेचर बदला होगा, डेंसिटी बदला होगा, लेकिन क्लोज था कंटेनर इसलिए मास नहीं बदलेगा, और वॉल्यूम क्या था, फिक्स था। समझ लो ऐसे, अगर मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, एकदम फिक्स कर दिया, गैस था, हीट करना शुरू किया। शुरू में क्या था, टी इनिशियल 20 डिग्री सेल्सियस, गैस कहो पानी कहो कुछ भी कहो, और हमने इसको हीट देना शुरू किया। अब ये कहाँ पहुँच गया, टी फाइनल पर 50 डिग्री सेल्सियस पर। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 इनिशियल से फाइनल पर पहुँच गए, प्रोसेस हो गया। किस रास्ते से हुआ, किस तरीके से हुआ, तो आप कहोगे सर ये एक ऐसा प्रोसेस हमने किया जिसमें वॉल्यूम हमेशा क्या था, कांस्टेंट था, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। समझ में आया। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस पाथ क्या होता है, और इसी पाथ को देखते हुए थर्मोडायनेमिक्स में 5 प्रोसेस को डिफाइन किया गया। पहला प्रोसेस सर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, उसका मतलब अभी पहले ही समझा दिया है ना। सर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, 50 पर पहुंचना था लेकिन हम सर क्या करते, वॉल्यूम फिक्स नहीं करते, प्रेशर को कांस्टेंट करते, वॉल्यूम वेरी होता, तो वैसा प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर होता। सर आपने क्या किया था, प्रेशर चेंज करना चाहा था, कुछ करना चाहा था, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं करना चाहिए, तो सर आइसोथर्मल प्रोसेस है। 3 प्रोसेस समझ में आया, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, एडियाबेटिक। इसीलिए पूरे थर्मोडायनेमिक्स में आपको कितने प्रोसेस पढ़ने हैं, 5 प्रोसेस पढ़ने हैं, और ये पांचों प्रोसेस को हम लोग डिटेल में जो स्टडी करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी गर्मी है इस वजह से हम आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा कि प्रोसेस क्या होता है और प्रोसेस पाथ क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। प्रोसेस यानी चेंज इन स्टेट, और उस स्टेट को चेंज करने के दौरान जो वो सिस्टम
जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट से होकर के गुजरा है उन्हीं पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो जो रास्ता बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रोसेस पाथ। और वो पाथ कितने टाइप का हो सकता है, तो अभी बताया 5 तरीका है कहीं पर थर्मोडायनेमिक्स में कोई काम करने का। वो कौन सा, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, पॉलीटॉपिक, एडियाबेटिक। क्लियर है। और ये प्रोसेस को कल हम लोग प्रैक्टिकली आपको सिखा, हम ये नहीं रटवाएंगे कि सर कांस्टेंट वॉल्यूम में वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो वॉल्यूम, अरे मतलब क्या है। आइसोबारिक में ये नहीं बताएंगे प्रेशर कांस्टेंट था थ्रू आउट द सिस्टम इसलिए आइसोबारिक हो गया। अरे प्रेशर कांस्टेंट कैसे करोगे, अगर मैंने कह दिया कि बनाओ आइसोबारिक सिस्टम, एक बनाओ, प्रोजेक्ट दे दिया तुमको, ठीक है, एक आइसोबारिक सिस्टम करना है आपको, जिसका आपको ये फंडा है, आपको बना के दिखाना है, प्रैक्टिकली बना लोगे। वो तब आएगा जब उसका तुम फिजिकल या प्रैक्टिकल रियलाइजेशन देखोगे। तो बिलीव मी, कल हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाएंगे कि ये होता कैसे है, रियल में दिखता कैसे। कोई कहे दिखा दो तो दिखाना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और आप लोग लेक्चर को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।